Hello friends, let's start with the class. Let's start with the class today's daily current affairs 13th of July के. Let's start with the first question. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मींस कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन की जो रिपोर्ट है वर्ल्ड की 2022 वो पब्लिश की है. तो ये हमारी पब्लिश की है. द आंसर इज ए. यू कैन गेस द आंसर आल्सो. दिस इज यूनाइटेड नेशंस. मैं आपके इसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी दे देती हूँ. द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड 2022 रिपोर्ट वाज इशूड बाय यूएन एजेंसीज. यूएन एजेंसीज के थ्रू ये रिपोर्ट है जो पब्लिश की गई है. इसमें कौन कौन सी एजेंसीज होती है हमारी. फर्स्ट होती है एफ ए ओ, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड हमारी IFAD, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर कल्चर डेवलपमेंट. सेकंड है थर्ड है यूनिसेफ. यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड. और उसके बाद है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. एंड एट लास्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. द नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड पीपल इन इंडिया हैज़ डिक्लाइंड. मतलब अंडर नरिश्ड जो पीपल हैं जिनकी मीन्स जो जिनको खाना अच्छे से नहीं मिलता है वो डिक्लाइन हुए हैं इन लास्ट 15 years टू इतने मिलियन इन 2019 to 21. इतने मिलियन जो पीपल हैं वो रिड्यूस हो गए हैं मीन्स अब लोगों को खाना अच्छा मिल रहा है. द रिपोर्ट आल्सो नोटेड दैट देयर आर मोर ओबीज एडल्ट्स एंड एनीमिक वुमेन्स इन द इंडिया. ओबीज एडल्ट्स ज़्यादा हो गए हैं और एनेमिक वीमेंस जो है वुमेन्स एनीमिया वो ज़्यादा है इंडिया में. द वर्ल्ड्स सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री. वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री. फर्स्ट आपको पता होगा फर्स्ट चाइना है एंड द सेकेंड वन इज इंडिया. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट. फ्रेंड्स आप मेरे साथ बने रहिए और सारी वीडियो को एंड तक देखिए. फिर आपको इससे काफ़ी नॉलेज गेन होगी. आपको डेली करंट अफेयर आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू ऑन डेली बेसिस. अगर कोई भी इशू या कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कोई भी दिक्कत है तो यू कैन कमेंट मी बिलो. और आप ऐसे ही लास्ट तक बने रहिए और क्लास को देखिए. आपको डेफिनेटली इससे बेनिफिट होगा. ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है. नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड लाइट इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स विच वॉज रिसेंटली रिलीज. रिसेंटली क्या हुआ है. ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड लाइट जो यूनिवर्स की है उसको रिसेंटली रिलीज किया गया है. वो किसके टेलीस्कोप के थ्रू कैप्चर की गई थी. तो आई थिंक आंसर वुड बी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप. ये होगा आंसर. इसमें क्या है यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अनवेल किया है एन इमेज टेकन बाय द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप. And it is the oldest documented light in the history of the universe from 13 billion years ago. 13 billion years ago से ये बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड लाइट है. ये 13 बिलियन पुरानी लाइट है जो कि इसको डॉक्यूमेंट किया गया है किसके थ्रू. जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप्स को. द इमेज इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ SM. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. आपको ये जो है नेम आपको ये जो नेम है ये आपको माइंड में रखना है. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि किस नाम से इस लाइट को बोल रहे हैं हम. ये जो ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंटेड लाइट है हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स को इसका क्या नाम दिया है. इसका नाम दिया है SMACS 0723.
It is a patch of the sky visible from the southern hemisphere on the earth. मीन्स ये इक्वेटर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये सदर्न हेमिस्फेयर है। तो सदर्न हेमिस्फेयर से यू कैन सी दिस ऑन द अर्थ एंड विजिटेड बाय हम्बल एंड अदर टेलीस्कोप इन सर्च ऑफ द पास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आप ये देखिए, ये वाली लाइट है, इसको बोला गया है SMAC 07, सॉरी 0723 SMACS। ये लाइट है, कितनी कितनी मेस्मराइजिंग व्यू है इसका, कितना सुंदर लग रहा है ये आपको सदर्न हेमिस्फेयर से जो जेम्स जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है यूएस का, उसके थ्रू इसको लिया गया है। ये 13 बिलियन ईयर पुरानी है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोप फेम अ न्यू फ्यूल विच वाज फाउंड इन द न्यूज वाज डेवलप्ड फ्रॉम विच सोर्स। किस सोर्स से इसको डेवलप किया गया है? जो पोप फेम नाम का हमारा न्यू फ्यूल है, मीन्स इसको न्यू फ्यूल बोला गया है। ये बैक्टीरियम बेसिकली, द आंसर इज बी, दैट इज बैक्टीरियम। बैक्टीरियम से इसको फाइंड आउट किया गया है। और इसके बारे में बेसिक मैं आपको नॉलेज दे देती हूँ। साइंटिस्ट फ्रॉम द यूएस लॉरेंस बर्केले लैब हैज डेवलप्ड अ फ्यूल फ्रॉम अ बैक्टीरियम फ्यूल। बैक्टीरियम फ्यूल से इसको डेवलप किया गया है, दैट इज पोप फेम। फॉर पॉलीसाइक्लो प्रोपोनेटेड फैटी एसिड मिथाइल एस्टर से इसको क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। द फ्यूल हैज एनर्जी डेंसिटी वैल्यू एक्सीडिंग 50 मेगा जूल्स अ लीटर विच इज़ मोर देन अ रॉकेट फ्यूल यूज्ड एट प्रेजेंट। जो रॉकेट फ्यूल आजकल प्रेजेंट में यूज हो रहे हैं, उससे 50 मेगा जूल ज़्यादा जो एनर्जी है वो ये कैरी कर सकता है। ये जो फ्यूल है, इतनी ज़्यादा एनर्जी इसमें है, जो कि बैक्टीरियम से हमने डेवलप किया। ये बैक्टीरियम से यूएस लॉरेंस बर्केले लैब में इसको डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है, विच इज इंडियाज थर्ड एंड मोस्ट रिसेंट पावर एक्सचेंज दैट वाज लॉन्च्ड, सॉरी, which is India's third and most recent power exchange that was launched recently। कौन सा जो पावर एक्सचेंज है उसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है? इंडियाज थर्ड मीन्स मोस्ट रिसेंट और इंडियाज थर्ड, तो इसका आंसर होगा हमारा हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। ठीक है, तो बेसिकली है क्या, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज द थर्ड पावर एक्सचेंज इन द कंट्री वाज लॉन्च्ड रिसेंटली एंड इट इज बैक्ड बाय बीएसई, दैट इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड पावर ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। इनके थ्रू इसको बैक किया गया है। पीटीसीज इंडिया एंड बीएसई इन्वेस्टमेंट होल्ड 25% ईच इन हिंदुस्तान power exchange, while 9.9% is held by ICICI Bank। मीन्स पीटीसी इंडिया बीएससी ने इतना 25% इन्वेस्टमेंट किया है इसमें, और बाकी 9.9% किसके थ्रू हेल्ड है? ये आईसीआईसी बैंक के। और जो टू अदर यानी कि फर्स्ट और ये तो थर्ड नंबर का है हमारा इंडियाज का, थर्ड नंबर का पावर एक्सचेंज है। फर्स्ट टू कौन से हैं हमारे? तो फर्स्ट टू एक्सचेंजेस हैं, फर्स्ट टू जो एक्सचेंजेस हैं, सॉरी, फर्स्ट टू जो एक्सचेंजेस हैं वो है इंडियाज एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये हमारे टू एक्सचेंजेस है। while IEX, that is India's energy exchange, hold 98% almost monopoly on the total trading power। यानी कि जो ये IEX है जो सबसे पहले वाला है, वो 98% जो मोनोपोली है वो IEX की है, दैट इज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। सेकेंड नंबर पे आता है पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, और थर्ड नंबर पे हमारा आता है हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, विच इज द वेन्यू ऑफ इंडियन विच इज द वेन्यू ऑफ इंडियन कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स। मतलब कहाँ पे वेन्यू, कहाँ पे हुई थी नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स? तो ये हुई थी बेसिकली दिल्ली में।
यूनियन मिनिस्टर फॉर माइंस प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी जोशी कौन है? प्रहलाद जोशी हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस है। इन्होंने इनोग्रेट किया है सिक्स्थ नेशनल कॉन्क्लेव ऑन माइंस एंड मिनरल्स इन न्यू दिल्ली। द कॉन्क्लेव हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह प्रेजेंटेड राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार। राष्ट्रीय बिकॉज जो हमारे अमित शाह जी हैं उन्होंने राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार, क्योंकि ये मिनरल से रिलेटेड है, तो ये सारे अवार्ड्स डिफरेंट कैटेगरीज में इस कॉन्क्लेव में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, प्रेजेंट किए थे लोगों को। नेक्स्ट हमारा आता है नेक्स्ट हमारा आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज रिलेटेड टू हेल्थ। हेल्थ से रिलेटेड कौन सा हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? तो हमारा ये होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3। फर्स्ट इज द आंसर। एंड ये क्या है? दिस इंश्योर्स हेल्दी लाइफ एंड प्रमोट्स वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल द स्टेजेस। मीन्स ये हमारे ऑल द स्टेजेस पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है 3, ये हर स्टेज पे वेलबींग को, हर एज की वेलबींग को इंश्योर करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंडिया जॉइंटली विद विच कंट्री। किस कंट्री के साथ जो इंडिया है, इंडिया ने ग्रीन ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हैज़ बीन लॉन्च्ड विद विच कंट्री? तो इसका आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क बेसिकली इसमें क्या है? इंडिया हैज़ लॉन्च ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद डेनमार्क एज इट्स पार्टनरशिप फॉर द फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। मीन्स जो हमारा ड्रास्टिक क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे फाइट के रिगार्डिंग इंडिया ने ये डेनमार्क के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया है। इट इज़ म्यूचुअली बेनिफिशियल अरेंजमेंट टू एडवांस पॉलिटिकल कोऑपरेशन। मीन्स पॉलिटिकली कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज के बीच में होगा। इट विल एक्सपेंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू कंट्रीज एंड ग्रीन ग्रोथ। मीन्स ग्रीन ग्रोथ, ग्रीनरी कैसे इंक्रीज की जाए विद इन both of the country, and it will also be focused upon create jobs and strengthen cooperation on addressing global challenges। जो ग्लोबल लेवल पे जो चैलेंजेस हैं उनको हम कैसे एड्रेस करेंगे और जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनको कैसे ग्रैब करेंगे ऑन एन एम्बिशियस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट। जो पेरिस में अग्रीमेंट हुआ था ऑन क्लाइमेट चेंजेस पे, उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके ऊपर ये सारा इन दोनों कंट्रीज के बीच में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे साइन हुए हैं। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, यूएन की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं और जो पेरिस अग्रीमेंट के अंदर जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो अग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर फोकस करते हुए हमने ये इंडिया के साथ ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट होगा हमारा नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हिग्स बोसन पार्टिकल्स। हिग्स बोसन पार्टिकल्स के रिगार्डिंग ये कुछ फैक्ट्स है जो मैं आपको बताऊंगी। इसमें से बताना कौन कौन से आपको ठीक लग रहे हैं, कौन कौन से विच आर करेक्ट, विच आर नॉट करेक्ट। फर्स्ट हमारा है इट विल अनेबल अस टू अंडरस्टैंड एज टू वाई एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैव मास। एलिमेंट्री पार्टिकल्स में वाई एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैव मास, ये अंडरस्टैंड करने में इनेबल्स करता है। सेकंड, द हिग्स बोसन इज कॉल्ड द गॉड पार्टिकल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द गॉड पार्टिकल। नेक्स्ट कम द हिग्स बोसन कुड बी एन exotic portal for finding solid proof for dark matter। ठीक है, exotic portal है ये that will help in finding solid proof of dark matter। तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक से? ओनली 1, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, ऑल ऑफ दीज। द आंसर वुड बी ऑल ऑफ दीज। हिग्स बोसन कुड बी एन एक्सोटिक पोर्टल फॉर फाइंडिंग सॉलिड प्रूफ ऑफ डार्क मैटर्स के बारे में भी। तो हिग्स बोसन क्या होता है? हिग्स बोसन पार्टिकल इज अ पार्ट ऑफ इनविजिबल एनर्जी फील्ड, Higgs field in the universe। It is fundamental particle which provides mass to other particles existing in the universe, resulting in the creation of stars, planets
ये जो स्टार्स और प्लैनेट्स की क्रिएशन में जो हेल्प करते हैं पार्टिकल्स, उनके बारे में जो फंडामेंटल जो पार्टिकल्स होते हैं वो यही होते हैं, जो जिसको विच प्रोवाइड मास टू अदर पार्टिकल। ये दूसरे पार्टिकल्स को क्या प्रोवाइड करते हैं? मास प्रोवाइड करते हैं। मतलब बेसिक बेसिक पार्टिकल्स ये होते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं मास टू अदर बिगर पार्टिकल्स। एंड इट विल जिससे कि हमारे जो स्टार्स प्लैनेट्स वगैरह हैं वो डेवलप होते हैं। द हिग्स बोसन इज कॉल्ड द गॉड पार्टिकल। इसको गॉड पार्टिकल कहते हैं। जैसे होता है ना अणु, सिंपल एक छोटी सी चीज से बड़ा होके बनता है, तो हम स्मॉलेस्ट हिग्स बोसन को क्या बोलते हैं? गॉड्स पार्टिकल। जिससे कि इट इट इज अ फंडामेंटल पार्टिकल दैट विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ अदर पार्टिकल्स। Higgs boson could be an exotic portal for finding solid proof of dark matter. It helps in finding मीन्स सॉलिड प्रूफ ऑफ डार्क मैटर को हेल्प करता है ये। तो एक बार मैं दिखा देती हूँ आपको हिग्स बोसन क्या क्या होता है, कैसे पार्टिकल्स होते हैं। ये है बेसिकली, ये हिग्स बोसन ऐसे दिखते हैं आपको। और ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इससे ही हमारे स्टार्स और अदर प्लैनेट्स वगैरह बनते हैं। इसको गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following is are likely the objectives of global minimum corporate tax? ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स का क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है? फर्स्ट है रिड्यूस टैक्स कंपटीशन बिटवीन कंट्रीज। मतलब जितने भी कंट्रीज होती हैं उनके बीच में टैक्स कंपटीशन को रिड्यूस करना। सेकंड होता है डिस्करेज मल्टीनेशनल कॉपरेशन कॉरपोरेशन फ्रॉम प्रॉफिट शिफ्टिंग टू लो टैक्स कंट्रीज। ये जो लो टैक्स कंट्रीज होती हैं जहाँ पे लो टैक्स पे करना होता है, तो उन डिस्करेज करना मल्टीनेशनल कंपनीज को कि वो वहाँ पे शिफ्ट करें जहाँ पे लो टैक्स कंट्रीज होती हैं। रिड्यूस कॉर्पोरेट टैक्स अवॉइडेंस, कॉर्पोरेट टैक्स को अवॉइड करते हैं ज़्यादातर लोग, तो उसको रिड्यूस करने के लिए। तो इसका क्या होगा? चूज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर होगा 1, 2 एंड 3 ऑल, बिकॉज ये सारे ठीक हैं। द ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट एब्रीवेटेड, एब्रीवेशन में इसको बोलते हैं GMCT या फिर GMCTR। ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन नेशनल लीडर्स। नेशनल लीडर्स के बीच में क्या होता है? ये अग्रीमेंट होता है दैट proposes to reduce tax competition between countries। जो मान लो ये इंडिया है, ये दूसरी कंट्री है, इनके बीच में जो टैक्स कंपटीशन है उसको रिड्यूस करने के लिए ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स को हमने इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड द अवॉइडेंस ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स बाय सेटिंग अ वर्ल्ड वाइड मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स रेट। मीन्स पूरे वर्ल्ड में एक कॉर्पोरेट टैक्स रेट को एस्टेब्लिश कर देते हैं, ताकि अलग अलग कंट्री में अलग अलग कॉर्पोरेट टैक्स रेट होता है, उसमें ज़्यादा कंपटीशन ना रहे एक दूसरी कंट्री के बीच में। इसलिए द GMCT attempts to limit tax competition by introducing a globally uniform floor। ये ग्लोबली एक यूनिफॉर्म फ्लोर प्रोवाइड कर देते हैं, below which the effect of low tax rates and physical policy measures would be largely obviated। ये क्या होता है कि जो लो टैक्स रेट्स होते हैं और फिजिकल पॉलिसी मेजर्स होते हैं उससे अवॉइड करें, ताकि लोग उसको ना ना उसको फॉलो अप करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्लोबल ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होता है उसको फॉलो अप करें, और दो कंट्रीज़ के बीच में रिलेटेड टू जो टैक्स कंपटीशन होता है वो रिड्यूस हो। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं? द क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल्स इज मोर देन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल्स। मीन्स जो हम इम्पोर्ट की जो क्वांटिटीज़ है एडिबल ऑयल की वो ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल्स। सेकेंड है इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड नंबर वन इम्पोर्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल। तो देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट ठीक है।
और स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, एंड नाइदर वन और नॉर सी। तो आंसर होगा इसका सी, मीन्स बोथ वन एंड टू, दोनों के दोनों क्या है, ये करेक्ट है। बिकॉज इंडिया इज द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड नंबर वन इम्पोर्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल। ओके, एंड इट मीट्स 50 to 60% जो नीड है वो थ्रू इम्पोर्ट्स होती है। तो हमारी जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो करेक्ट हो गई, क्योंकि हमारी जो इम्पोर्ट इम्पोर्ट है वो, सॉरी, सेकंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट हो गई इससे, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर हो गया और नंबर वन इम्पोर्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल होगा। अब सेकंड को देखते हैं। द डोमेस्टिक कंजप्शन ऑफ edible oil is around 250 lakh tons, while the domestic production is only 111.6। या या ऑन करना, ऑन कर दो, चार्जर ऑन कर दो। द गैप द domestic consumption of The domestic consumption of edible oil is around 250 lakh tons, while the domestic production is only 111.6 lakh ton. तो जो गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ एडिबल ऑयल है इज अबाउट 56% एंड मीट थ्रू इम्पोर्ट्स। ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर डेटा शोज दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन द वर्ल्ड, फॉलोड बाय चाइना एंड यूएसए। फर्स्ट नंबर पे इंडिया आता है, उसके बाद चाइना और यूएसए आते हैं। तो सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन है वेजिटेबल वेजिटेबल ऑयल का? इंडिया है। तो हमारी ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, दैट इज आल्सो करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। और अगर आपको अच्छी लगती है ये करंट अफेयर्स, आपको बेनिफिशियल होते हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मुझे सपोर्ट कीजिए, सो दैट आई मेक more efforts upon it. Thanks.